नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया और इसके तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 40 अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की नवीनीकृत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया और इसके 2 वर्ष के लिए 5 लाख स्नातकों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलना सुनिश्चित होगा। पीएम मोदी ने उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी और बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कौशल दीक्षांत समारोह में ITI में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने ITI छात्रों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम भी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेस और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। पीएम ने कहा कि अनेक देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, नौजवानों के लिए दुनिया में अवसर बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है और देश की ताकत बढ़ती है। पीएम ने कहा कि बिहार सरकार नए लक्ष्यों के साथ काम कर रही है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने कहा कि सभी देशवासियों की ओर से भारत माता के कर्मठ सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, समर्पण और सेवा भाव की सदैव श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाएगा और उनकी वीरता और निर्भीकता की गाथा विकसित भारत के निर्माण के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा शक्ति है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज जगदलपुर में संस्कृति व सौहार्द के प्रतीक बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गोवा के दौरे पर रहेंगे। शाम को वे गोवा सरकार की माझे घर योजना व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह गोवा डेंटल कॉलेज की नई इमारत, पणजी के DB ग्राउंड में स्मार्ट सिटी स्टेडियम और उत्तरी और दक्षिणी गोवा में विटनेस रूम का भी उद्घाटन करेंगे। गोवा दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह 4 फॉरेंसिक साइंस वैन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हो रही है। बिहार में चुनाव आयोग की टीम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग कई बैठकें करेगी और कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगी। बिहार भाजपा चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलेवार कोर ग्रुप से मिले प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव समिति विचार विमर्श करेगी।
बिहार चुनाव के नजदीक आते ही भाकपा और माकपा ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की मांग तेज कर दी है। दोनों दलों ने कहा है कि सीट बंटवारे में देरी से गठबंधन की कमजोरी प्रदर्शित होती है। भाकपा और माकपा दोनों दलों ने सम्मानजनक सीटें दिए जाने पर भी जोर दिया है। भाकपा ने 24 और माकपा ने 11 सीटों का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान पटना में मखाना महोत्सव में शामिल होंगे और वहीं रबी कार्यशाला एवं कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भी सहभागिता करेंगे। कृषि शिक्षा को एक नई बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की घोषणा की। बच्चों में खांसी की दवा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच समझकर और सीमित रूप में ही दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवा बिल्कुल भी न दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों को दवा तभी दी जाए जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच करे और जरूरी समझे, और वो भी कम से कम मात्रा में, कम समय पर और बिना जरूरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख ने कहा है कि दवाएं केवल पंजीकृत डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाएं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान में आज से आशा, एएनएम और सीएचओ की टीमें घर घर सर्वे करेंगी। ये टीमें लोगों को बीमार पीड़ितों की चिकित्साएं, परामर्श लेने, दवाओं को बच्चों से पहुंच से दूर रखने और निर्धारित मात्रा में ही दवाओं के सेवन करने के बारे में जागरूक करेंगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए भाषण पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खतरे में है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की भारत विरोधी सोच खतरे में है। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को भारत विरोधी उन्होंने करार दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। दशहरे पर रावण दहन के एक दिन बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि शहर में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 88 पर आ गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आज हम 2 स्वच्छ हवा देख रहे हैं। वह नीतियों, क्रियान्वयन और टीम वर्क का परिणाम है। दिल्ली से ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, व्यवस्था और निरंतर कार्रवाई से स्वच्छ हवा प्राप्त करना संभव है। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणियों की आलोचना की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में कामकाज के बारे में गलत जानकारी फैलाने से पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में उनके अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कई घोटाले हुए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कर्मचारी और रिटायर्ड लोग राज्य की प्रशासनिक और सेवा व्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच करवाई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अभियान को ऐतिहासिक बताया। शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों से विकसित भारत
बिल्डथॉन 2025 में शामिल होने की अपील की है। ये आवेदन सोमवार तक जमा किए जा सकते हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 पहल का उद्देश्य छात्रों को समूह में शामिल होने, रचनात्मक रूप से सोचने और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बार फिर से वैष्णो देवी यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। खबर मौसम संबंधी है और सलाहकार के मद्देनजर वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी और 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने छठी भारत ब्राजील रणनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो लुइस अमोरियम से मुलाकात की। राजदूत अमोरिम के साथ ब्राजील और आगे बढ़ते हैं, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मौसम से जुड़ी खबर आपको बता देंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज बिहार में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु में अगले 2 से 3 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई है। गुजरात भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश पांचाल विश्वकर्मा के पद ग्रहण करने को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदेश के हर वर्ग, समाज और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। भाजपा ने 2021 से खाली पड़ी जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। मतदान 24 अक्टूबर को होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया। ओडिशा में भुवनेश्वर में डीसीपी जगमोहन मीना ने कहा है कि भुवनेश्वर में दुर्गा माता की शोभा यात्रा निकल रही है। 5 जगहों पर विसर्जन के लिए स्थान भी बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 26 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का स्वर्ण भंडार $2.238 बिलियन बढ़कर $95.017 बिलियन हो गया। केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों से टैक्स दरों में कमी आई हुई है और ग्राहकों के लिए उत्पाद पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 1 दशक में कंज्यूमर गुड्स की सबसे अधिक नवरात्रि बिक्री दर्ज की गई है। नियामक उपायों के परिणाम स्वरूप लिक्विडिटी बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ पर्याप्त रहने और क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% रहने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले कैश ऑन डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के आईटी सर्विस सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ पिछले 3 वर्षों में ट्रेंड लाइन से ऊपर 4 से 5% के बीच रहने की उम्मीद है। केंद्र ने उद्योग जगत के हितधारकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत नए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को इस वर्ष दिसंबर के अंत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार आवेदन पोर्टल अब 31 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा, जिसमें संभावित निवेशकों को इस योजना में भाग लेने और लाभ उठाने का एक और अवसर मिलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि उसने सितंबर 2025 में 126 कंपनियों के खिलाफ निवेशकों की 190 शिकायतों का समाधान किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को आवागमन में आसानी हो और इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग-अलग हिस्सों में क्यूआर कोड के साथ प्रोजेक्ट जानकारी वाले साइन बोर्ड लगाएगी। और सरकार के इस कदम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रोजेक्ट से संबंधित विशेष जानकारी और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर मिल सकेंगे।
भारतीय रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की बढ़ती भागीदारी के साथ ही देश भर में 650 संचालित मॉल्स में से लगभग 30 से 35% अब इंस्टीट्यूशनल ग्रेड के हैं। दिवाली से पहले सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 11,400 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 160 रुपए की वृद्धि की गई है और इसके साथ ही ज्वार, जौ, चना और मसूर के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आकार 2030 तक दोगुना होकर 7 से 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और अर्थशास्त्री NK सिंह ने कहा है कि GST सुधार से देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है और इससे परचेसिंग पावर बढ़ी है और साथ ही व्यापार में आसानी को बढ़ावा मिला है। वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने नवरात्र के दौरान रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति अब भी बहुत मजबूत है और देश एक अस्थिर दुनिया में स्थिरता का भरोसा बन गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारक के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने की सिफारिश की है। ट्राई ने कहा है कि नए प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाएं सिमुलकास्ट मोड में शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान ऑनलाइन FM रेडियो प्रसारकों को भी स्वैच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में हस्तांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए अनुमति की अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए और वहीं प्रसार भारती को भी अपनी भूमि और टावर अवसंरचना के साथ साथ सामान्य प्रसारण अवसंरचना को किराए की रियायती दरों पर निजी प्रसारकों के साथ साझा करना चाहिए। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों में अहम प्रगति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। ट्रंप के गाजा संघर्ष खत्म करने के 20 सूत्रीय योजना के कुछ शर्तों पर हमास ने सहमति जताई है और इस संबंध में हमास के जवाब के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल से बमबारी रोकने के लिए कहा है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास बंधकों की रिहाई के लिए भी तैयार है। हमास ने निशस्त्रीकरण पर आगे बातचीत करने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कहा कि हमास के स्टेटमेंट के आधार पर मेरा मानना है कि वह स्थायी शांति के लिए तैयार है और इसलिए इजराइल को तुरंत गजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि बंधकों की सुरक्षित रिहाई संभव हो सके। हमास अधिकारियों ने कहा है कि समूह इजरायली कब्जे के समाप्त होने से पहले निरस्त्रीकरण नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि गाजा के भविष्य के मुद्दों पर व्यापक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचा के भीतर चर्चा की जानी चाहिए और जिसका हमास हिस्सा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष खत्म करने की योजना में मदद के लिए अरब नेताओं का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ा दिन है। ट्रंप की 20 बिंदु योजना में संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा को एक नई प्रशासनिक व्यवस्था सौंपना शामिल है। कतर ने कहा है कि वह गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ समन्वय कर रही है और कतर ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। अमेरिकी सीनेट में सरकारी कामबंदी खत्म करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा लगाया गया बिल जरूरी वोट नहीं जुटा सका और जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के सप्ताहांत में घर चले गए। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले में खास तौर पर यूक्रेन की सरकारी गैस कंपनी नफ्तोगाज को गैस निकासी और प्रसंस्करण सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र को फिर से बाहरी बिजली आपूर्ति बहाल करने पर बातचीत कर रहे हैं।
बाल्कन के कई देशों जैसे कि उत्तरी मैसेडोनिया, कोसोवो और सर्बिया में असामान्य रूप से जल्दी बर्फबारी हुई है। तापमान बहुत कम था और जिससे यातायात बाधित हुआ और चेतावनी जारी की गई। बुल्गारिया के दक्षिणी काला सागर तट पर मूसलाधार बारिश के कारण आई में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं अगले 24 घंटों में इस क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक बयान जारी किया है जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के से चल रहे संघर्ष के दौरान उनके धैर्य के लिए प्रशंसा व्यक्त की है। मोरक्को में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कासाब्लांका में 7वें दिन भी प्रदर्शन किया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी युवा सड़कों में उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे को 24 घंटे भी कम समय में दूसरी बार अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हवाई अड्डे में अधिकारियों ने बताया है कि क्षेत्र में ड्रोन देखे जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने शिकागो की ट्रांजिट फंडिंग के 2.1 अरब डॉलर रोक दिए हैं। ये कदम डेमोक्रेटिक शहरों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है क्योंकि सरकारी कामबंदी खत्म करने की कोशिश फिर से सेनेट में विफल रही। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की आधी टीम 89 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी है। खेल के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने तेग नारायण चंद्रपॉल को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। वहीं कुलदीप यादव ने रॉटसन चेस का विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। भारत ने आज तीसरे दिन 448-5 के स्कोर पर अपनी पहली पारी डिक्लेयर कर दी और भारत के लिए केएल राहुल, ध्रुव जोरेल और रविंद्र जडेजा ने शानदार शतकीय पारी खेली। अर्जुन अवार्डी तीरंदाज और 3 बार एशियन गेम्स मेडलिस्ट ओजस ने आर्चरी प्रीमियर लीग को तीरंदाजी के विकास के लिए अहम कदम बताया। ओजस ने कहा कि लीग युवा तीरंदाजों को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करने का मौका देती है। भारत की दिग्गज तीरंदाज ज्योति सुरेखा ने आर्चरी प्रीमियर लीग को लेकर कहा है कि यह टूर्नामेंट देश में तीरंदाजी के स्तर को बढ़ाएगा। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में चल रही भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई का भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट में तीसरा पदक है। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की री सोंग गुम के नाम रहा। भारतीय पैरा एथलेटिक्स सिमरन शर्मा ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की T12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। शुक्रवार को शारजा में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहला T20 4 विकेट से जीता था। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने BFI कप एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने शुरुआती मुकाबले में सर्विसेज के हर्ष को 5-0 से हराकर जीत हासिल की। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुक्रवार को निशात कुमार और सिमरन ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा एथलेटिक निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मां का सपना पूरा कर रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की T12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने 200 मीटर में प्रतिस्पर्धा में भी गोल्ड जीतने की आशा व्यक्त की है। और मनीष सुरेश कुमार और कीर्ति वासन सुरेश ने 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के एकल वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। तो वहीं महिला वर्ग में एकल फाइनल में वैष्णवी अतकर, आकांक्षा नीतूरे पहुंच गई हैं।
और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।